हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ा हुआ है और इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, पीएससी, रेलवे, डिफेंस में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करें रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे का उत्सर्जन करते हैं। इन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर ध्यान दें कि जो रेडियो सक्रियता है या रेडियो एक्टिविटी है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। इसमें तत्वों का स्वतः स्पॉन्टेनियस विखंडन होता है। यह स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है और इस विखंडन से अर्थात यहाँ तत्व जो हैं अपने आप खुद पर खुद टूटते हैं और इस टूटने के कारण कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। ये किरणें अल्फा, बीटा, गामा नाम से जानी जाती हैं। यही घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी के खोज से जुड़े कुछ तथ्यों को जानें। रेडियो एक्टिविटी का खोज सर्वप्रथम किसने किया या फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है? हेनरी बेकरेल एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का खोज किया। इन्होंने ही पता लगाया कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व जैसे यूरेनियम से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। इस घटना को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी कहा और उन्हीं के नाम पर इन अदृश्य किरणों को बेकरेल रे के नाम से जाना गया। आगे चलकर 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस विषय पर काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने बहुत सारा खोज भी किया। रेडियो एक्टिविटी के ऊपर किए गए खोज के चलते इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला और यह नोबेल प्राइज़ उन्हें दो क्षेत्रों में मिला, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन, दोनों में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने अपने रिसर्च के आधार पर यह प्रमाणित किया कि रेडियो एक्टिविटी की घटना एक एटॉमिक फेनोमेना है, परमाणु जनित क्रिया है। अर्थात ये जो रेडियो एक्टिविटी की प्रक्रिया है, यह किसी अणु या मॉलिक्यूल में नहीं होता है बल्कि एटम में होता है। साथ ही साथ हमें जान लेना चाहिए कि यह जो क्रिया है एटम के न्यूक्लियस में घटित होती है। तो यह न्यूक्लियस में होने वाली प्रक्रिया है। आगे चलकर 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने यह पाया कि जो यूरेनियम का खनिज या अयस्क या इसे और भी कहते हैं, वह है पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का और क्या है? पिच ब्लेंड। और इस पिच ब्लेंड का रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम से
4 गुनी होती है, अर्थात पिच ब्लेंड यूरेनियम से 4 गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। ऐसा क्यों है? तो इससे स्पष्ट है कि इस पिच ब्लेंड में यूरेनियम के अतिरिक्त कोई एक और भी तत्व है जो यूरेनियम से अधिक सक्रिय है। इसी अनुमान पर, पिच ब्लेंड का अधिक रेडियो सक्रिय होने के अनुमान पर, इन्होंने 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम का खोज किया। तो रेडियम का जो रेडियो सक्रियता है वह यूरेनियम से काफ़ी अधिक है। अब जानने का हम लोग प्रयास करें कि रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। रेडियो सक्रियता की प्रकार, रेडियो एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो ये जो प्राकृतिक है वो क्या है? रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे रेडियोएक्टिव तत्व जिसके परमाणु या एटम के न्यूक्लियस स्वतः विखंडित होते हैं। यहाँ पर गौर करने का बात है, यहाँ जो विखंडन होगा स्वतः होगा, नेचुरल होगा, इसमें बाहर से किसी भी प्रकार के फोर्स या आघात की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्वतः विखंडन को ही हम लोग नेचुरल रेडियोएक्टिव के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसे समझिए। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 238 है, तो यूरेनियम का 238 आइसोटोप, यह प्राकृतिक में स्वतः विखंडित होता है और विखंडित होने के साथ साथ अलग अलग तत्वों में टूटता रहता है। ये टूटकर थोरियम बनाता है, थोरियम 9234, मतलब ये थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234 है। पुनः थोरियम भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव है और ये स्वतः विखंडित होकर Pa बनाता है। फिर इसके बाद विखंडन के बाद यूरेनियम के एक और आइसोटोप बनता है 234, और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कोई स्टेबल या अस्थायी तत्व का निर्माण ना हो जाए। तो रेडियो एक्टिव विखंडन या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई स्टेबल एलिमेंट या अस्थायी तत्व निर्मित ना हो जाए। अब आइए जानें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, यह प्रक्रिया उन तत्वों में होती है जो प्राकृतिक में अस्थायी है, स्टेबल है, अतः वह स्वतः रेडियो एक्टिव नहीं है, अपने आप रेडियो एक्टिव नहीं है, उन्हें किसी बल प्रयोग के द्वारा रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम, यह बल प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इन तत्वों के न्यूक्लियस को या नाभिक को तीव्र वेग के कणों से प्रहार किया जाता है। इन्हें तीव्र वेग के कण, ये कण क्या क्या हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इनसे इनके न्यूक्लियस को ट्रिगर किया जाता है। ट्रिगर करने का मतलब इन्हें गोली की तरह दागा जाता है। जब इन न्यूक्लियस को हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण से दागते हैं तो यह ब्लास्ट करते हैं, फूट जाते हैं, और फूटते ही ये अलग अलग तत्वों में टूटते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी एक तरह का रेडियो सक्रियता उत्पन्न होता है जिसे कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम लोग एक ऐसे तत्व को लेते हैं जो रेडियो एक्टिविटी नेचुरली नहीं है, जो प्रकृति में अपने आप से रेडियो सक्रिय नहीं है, इसको किसी कण से प्रहार किया जाता है और इस प्रहार के चलते वो टूटता है, इसीलिए इसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के कण को
हीलियम से प्रहार करते हैं तो यह टूटकर सिलिकॉन और एल्युमिनियम में टूट जाता है। साथ ही साथ न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी निर्गत होता है। रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो सक्रिय किरणें। अभी अभी हम लोग जान चुके हैं कि रेडियो एक्टिविटी में तत्व टूटते हैं। इनके टूटने से कुछ अदृश्य किरणें निर्गत होती हैं। इन अदृश्य किरणों को ही रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। अर्थात रेडियो एक्टिविटी के प्रक्रिया में जो किरण निकलती हैं उन्हें हम लोग रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। और ये किरण कौन कौन सी हैं? तो ये हैं अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। ये 3 तरह की किरणें निकलती हैं। अब आइए एक एक करके जानने का प्रयास किया जाए। पहला अल्फा किरण, अल्फा रे। अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेशयुक्त डबल चार्ज होता है और ये डबल चार्ज हीलियम आयन के सिमिलर है। तो जो अल्फा कण होता है इसका तुलना हम लोग डबल चार्ज हीलियम आयन से कर सकते हैं। हीलियम आयन का जो चार्ज होता है 2 होता है और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। और इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के तुलना में 4 गुना अधिक होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन से 4 गुना है और इस पर जो आवेश पाया जाता है वह पॉजिटिव होता है। तो इसका मास कितना हो गया? 4 यूनिट, जिसको हम लोग किससे कंपेयर किए? हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को ही परमाणु के वेट का पैरामीटर माना जाता है। तो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका चार्ज जो होता है 2 यूनिट और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। अगर पूछा जाए कि अल्फ़ा का जो वेलोसिटी है वो कितना है, इसका जो वेग है वो लाइट का 1/10 होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है। याद रखिए, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता, किसी चीज़ को भेदने की क्षमता, वह उतना ही कम होगा। इसका भेदन क्षमता जो है 0.1 मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम शीट के भेदने के बराबर है। मतलब यह कण 0.1 मिलीमीटर एल्युमिनियम शीट को भेद सकता है। इससे थोड़ा सा भी मोटा हुआ तो इसे भेदने में असमर्थ है। मास अधिक होने के चलते इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो भी काफ़ी हाई होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12 mv²। तो मास जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही अधिक होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण क्षमता। देखिए, जिसका काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वह रे जिस गैस से गुजरेगा उसको तुरंत आयोनाइज कर देगा। इसमें मास होता है, इसी कारण से फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, जो अल्फा रे है वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। साथ ही साथ जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेनोसाइनाइड में फ्लोरेसेंस या स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है, उनको चमका देता है। ये किरण लिविंग सेल को नष्ट करता है। कोई भी रेडियो एक्टिव रे, चाहे वो अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो, अगर किसी सेल पर या कोशिका पर गिरता है तो उसे नष्ट कर देता है या मार देता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब जो दूसरा है उसे जानने का प्रयास करते हैं, बीटा किरण, बीटा रे। बीटा रे ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन के समान होता है। जो बीटा रे होता है इसकी तुलना हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है। एक हाइड्रोजन एटम का 1/1840वां भाग, एक हाइड्रोजन एटम का 1/1840वां भाग के बराबर होता है। प्रैक्टिकली यह
जीरो होता है, लगभग जीरो के समतुल्य, 9 के बराबर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये जीरो नहीं है पर इतना छोटा है कि इसको हम लोग जीरो ही मान लेते हैं। इसका जो चार्ज होता है 1 यूनिट होता है और ये निगेटिव इन नेचर होता है। तो इसका चार्ज 1 यूनिट होता है और ये निगेटिव इन नेचर होता है। इसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी का 9/10 होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा से थोड़ा ज़्यादा होता है। यह 10 mm ऑफ एल्युमिनियम शीट को पेनिट्रेट या भेद सकता है। मास कम होने के चलते इसका जो काइनेटिक एनर्जी है काफ़ी लो होता है और ये बहुत ही कम होता है। और काइनेटिक एनर्जी लो होने के चलते इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये भी काफ़ी लो होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के चलते ये जो फ्लोरेसेंस उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो भी बहुत कम होती है। तो ये जो स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है वो काफ़ी धीमा या कम या नहीं के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव रेडिएशन लिविंग सेल को नष्ट करता है, इसलिए भी लिविंग सेल को नष्ट कर देता है। गामा किरण या गामा रे, एक किरणें विद्युत उदासीन होती है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी बहुत ही कम होता है और यह एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये कैसा तरंग है, इसका नेचर कैसा है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जिसका तुलना आप लाइट से कर सकते हैं। इसका मास ज़ीरो होता है, बिल्कुल जीरो, इसमें किसी भी तरह का मास नहीं पाया जाता है। इसका चार्ज भी जीरो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होने के चलते इसका नेचर लाइट के जैसा होता है, इसलिए इसका वेलोसिटी भी लाइट के वेलोसिटी के एकदम बराबर होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट है, तीनों में अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा इसका पेनिट्रेटिंग पावर होता है। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है करीब, यहाँ देखिए मिलीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर में होता है। 10 सेंटीमीटर तक इसका पेनिट्रेटिंग पावर हो सकता है। मास न होने के चलते काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और किसी तरह का काइनेटिक एनर्जी नहीं होने के चलते आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो याद रखिए, मास पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है। किसी भी तरह का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मास या काइनेटिक एनर्जी न होने के चलते ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता है, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट पर यह किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। साथ ही साथ यह फ्लोरेसेंस उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन हाँ कोशिका को नष्ट करता है क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय विखंडन, ये क्या है? हम लोग जान चुके हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है या नाभिक है वह स्वतः टूटता है, इसी को हम लोग रेडियो सक्रिय विखंडन भी कहते हैं। तो जो नाभिक है रेडियो एक्टिव तत्व का वह स्वतः अपने आप क्या होता है, टूटता है, विखंडित होता है। इसे हम लोग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। यह क्रिया स्वयं होती है, स्वतः होती है, इसलिए इसे नेचुरल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप होता है, नेचुरली होता है, इसमें किसी भी तरह का बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस क्रिया से निकलने वाली जो किरणें हैं वो है अल्फ़ा बीटा गामा। अब आइए अल्फ़ा बीटा गामा परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग जानने का प्रयास करें।
तो एक एक करके जानते हैं कि अल्फ़ा अगर निकले तो क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी तत्व से अगर अल्फ़ा रे निकल जाए तो उस तत्व में क्या बदलाव होगा। अगर किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फ़ा कण निकल जाता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वह 2 यूनिट कम हो जाता है और उसका मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है। अगर किसी तत्व से अल्फ़ा रे निकलता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें -2 हो जाएगा और उसके मास नंबर में -4 हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसे समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो है रेडियम। रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और मास नंबर है 226, उसमें से हम लोगों ने अल्फ़ा को माइनस कर दिया तो जो नया तत्व बना उसको हम लोग रेडॉन कहते हैं। इसका मास हो गया 86 और एटॉमिक हो गया 224। मतलब मास में जो है कमी आया 2 यूनिट का और इसके एटॉमिक नंबर में कमी आया 2 यूनिट का और इसके मास नंबर में कमी आया 4 यूनिट का। ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आप लोग को करेक्शन करना होगा। यहाँ देखिए आपको जो 226 है, 226 नहीं है, ये होगा 228, क्योंकि 228 में से -4 होके 224 होगा। तो किसी भी तत्व से अगर हम लोग इसको इधर हम लोग क्लियर समझने का कोशिश करते हैं। Ra 228 और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 88। इसे हम लोग रेडियम कहते हैं। इसमें से अगर हम लोग एक अल्फ़ा माइनस कर ले तो अल्फ़ा निकलने से जो मेरा एटॉमिक नंबर है ये वाला, इसमें 2 यूनिट कम हो जाता है। तो नया एटॉमिक नंबर क्या होगा 86 और ये जो मास नंबर है उसमें 4 यूनिट का कमी होता है तो नया मास नंबर होगा 224 और इससे जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो हो गया रेडॉन। ठीक है, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बदल गया इसलिए एलिमेंट भी बदल गया। बीटा परिवर्तन। बीटा निकलने से क्या होता है, इस प्रकार किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अगर बीटा रे निकलता है तो उसके मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो ये आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि अगर एक बीटा निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर जो है या परमाणु भार जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 यूनिट बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानने का प्रयास करें। यहाँ दिया है वही रेडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। रेडियम का एक आइसोटोप लिया गया है 88 228। इसमें से हम लोगों ने एक बीटा माइनस कर दिया तो जो नया आइसोटोप बना उसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया लेकिन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ गया, प्लस हो गया। तो यहाँ देखते हैं Ra 88 228।
अगर इसमें से हम लोग इस बार अल्फ़ा नहीं माइनस करें बीटा को, तो बीटा निकलने से क्या होता है, जो मास नंबर है वो पहले जितना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वह 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया 89 और एक नया आइसोटोप बना रेडॉन का। अब थोड़ा सा अल्फ़ा और बीटा के निकलने से जो एटॉमिक नंबर में चेंज हो रहा है, इसका हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे समझने का कोशिश करते हैं। किसी तत्व के परमाणु से अगर एक अल्फ़ा कण निकलता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 2 यूनिट कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर कम होने के चलते वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी में अपने जनक तत्व मदर एलिमेंट जिससे वो बना है के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी एलिमेंट से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो वह अपने प्रेजेंट पोजीशन से 2 ग्रुप लेफ्ट चला जाएगा। वहीं पर अगर एक बीटा पार्टिकल निकले तो वह अपने प्रेजेंट पोजीशन से 1 प्लेस राइट चला जाएगा, क्योंकि बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। इसे हम लोग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे किस नाम से जानते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये जो था रेडियो एक्टिव से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य था जिसे आज के लेक्चर में आपको बताया गया। लेक्चर 2 में आपको रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य बताए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।